हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के टर्न पे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में काम करने जा रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का हमारा ये लेक्चर नेक्स्ट जो है, इसमें हम लोग वाटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे। वाटर से रिलेटेड बेसिक टर्म्स जो हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। और सेकेंड, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट KW आइडेंटिफाई किया जाएगा। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर वाटर ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब बहुत से ऐसे टर्म हैं जो इस सेगमेंट में आपको सीखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो KW है वो हमारे अगले आने वाले सेगमेंट में पीएच स्केल को डिसाइड करता है। क्योंकि पीएच स्केल हमारी अप टू 14 तक जो हम लोग देखते हैं वो हमेशा 14 नहीं रहती, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे डिफाइन की जाती है। और जब वो टेम्परेचर चेंज कर जाएगा, वेरी कर जाएगा, इंक्रीज भी करा सकते हैं, डिक्रीज भी करा सकते हैं, हम ऐसा कुछ भी करें वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। लेकिन उसमें पीएच स्केल हमारी फिक्स नहीं रह जाएगी, पीएच स्केल में भी वेरिएशन आता है। तो चलिए देखते हैं क्या टर्म्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ वाटर देखते हैं। वाटर आपने पिया तो काफी है, तो इसकी केमिस्ट्री भी देख ली जाए। काफी अच्छे टर्म्स हैं। वाटर एक आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये इसलिए नहीं है कि आपको हैंडपंप में मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है इस वजह से हर जगह, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में वाटर का आप पार्ट बहुत ज्यादा अर्थ में डिफाइन करके चलते हो कि अर्थ में मैक्सिमम वाटर है। तो आप इसके लिए नहीं कह रहे हैं ये कि हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसके पीछे इसके काफी सारे टर्म्स हैं। डाइपोल को भी इन्वॉल्व कराते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हायर वैल्यू भी डिफाइन करता है। तो बहुत सारे टर्म को लेकर डिफाइन करता है। तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, दूसरा, वाटर पजेस, आपको जो दे रहे हैं, वाटर पजेस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू हायर होता है। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहते हैं। अगर आप टेम्परेचर वेरी करा दोगे तो ये वेरी कर जाएंगे। जैसे एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होते हैं, वो किसी भी कंडीशन में वही रहेंगे। जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया आपका, बस समझ में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, उनकी वैल्यूज वही रहने वाली है। लेकिन अगर आप जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, या आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो दे विल वेरी। ये वेरी करेंगे कब, जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करते हैं। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग केमिस्ट्री में अपने एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, 12 लेवल के स्टैंडर्ड पे जो हमारा पेपर बनता है, उसके हिसाब से जो हमको सॉल्वेंट हमारे सामने आते हैं, उन सब में वाटर हमारा सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू रखता है। और एक खास बात और, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हायर है तो इसका बेनिफिट क्या होता है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू मिनिमाइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है तो कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने की टेंडेंसी उस सॉल्वेंट में उतना ज्यादा होता है। और ये काम वाटर से बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है। क्लियर है। चलिए, तो आपका पहला पॉइंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सेकंड पॉइंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है। एम्फीप्रोटिक के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें बताया था। एम्फीप्रोटिक उनको बोला जाता है जो H+ डोनर भी हैं, H+ एक्सेप्टर भी हैं। तो वाटर प्रोटॉन डोनर भी बन सकता है और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बन सकता है, इसलिए इसे एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। एम्फीप्रोटिक इज ऑल्सो नोन एज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। सिंपल सा टर्म है। आगे बढ़ते हैं। प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल इन नेचर। देखो, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, मतलब उसका पीएच स्केल जो होगा, पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 निकल के आएगा। तो प्योर वाटर न्यूट्रल इन नेचर आपके सामने ये निकल के आता है। तो ये ध्यान रखना, अगर वाटर प्योर है तो उसमें H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। दैट्स व्हाई प्योर वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। इस बेसिस पे आप ऐसा बोलते हो। आगे आते हैं। प्योर वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वाटर है वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका। देखो, वाटर का आयनाइजेशन बहुत पुअर होता है। ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि 555 मिलियंस मॉलिक्यूल्स में
ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होता है तो बहुत पुअर आयनाइजेशन हो गया। ये ध्यान रखिएगा, वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये ऑलमोस्ट, ये ध्यान रखिएगा कि वाटर को हम ऑलमोस्ट पुअर बैड कंडक्टर कंसीडर करते हैं। वाटर करंट कैरिंग, प्योर वाटर करंट कैरिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हम इम्प्योर वाटर हमको मिलता है, उसमें साल्ट होता है, तो उस जगह पर करंट आता है वाटर की वजह से, तो हमको ये समझ में आता है कि वाटर करंट कैरिंग हो गया। नहीं, वाटर करंट कैरिंग नहीं है। वाटर में प्रेजेंट जो आयंस हैं, साल्ट हैं, जिनके आयंस मौजूद हैं, उनकी वजह से वो कंडक्टिंग इन नेचर हो जाता है। प्योर वाटर ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर इन नेचर माना जाता है। क्लियर है? चलिए, और मोलर कंसंट्रेशन ये आपको आना चाहिए। वाटर का कंसंट्रेशन मतलब अगर आपसे कभी ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, 55.5 एम ये होता है। 55.5 एम, ये जो आपको सामने लिखा हुआ है, ये प्योर वाटर का कंसंट्रेशन होता है। आपको करना कुछ नहीं है, 1000 डिवाइडेड बाई 18 कर देना, आंसर आ जाएगा। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन बाई वी। आप डिफाइन करते हो C इज इक्वल टू एन बाई वी। हमने 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 kg हो जाएगा, ठीक है। आपने डिफाइन किया, W बाई एम होता है, ये 1 लीटर का मतलब 1 हो गया। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया। C इज इक्वल टू एन बाई वी होता है, N इज इक्वल टू W बाई एम होता है। वाटर के केस में जो वॉल्यूम होता है वही मास होता है। 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 और आपने 1 लीटर लिख दिया, तो आपका ये कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। क्लियर है? जितनी बात समझ में आती है। चलिए, अब हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। तो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ वाटर में जो टर्म बताया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर 55.5 आपका एम होता है। बात समझ में आ गया? तो वो सारे टर्म्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसके बारे में आपको बताया गया। और प्योर वाटर न्यूट्रल इन नेचर होता है, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन वहां पर इक्वल होता है। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को सिंपली हम क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसान है। वाटर के आयंस का प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के आयन क्या है? H प्लस OH माइनस। क्या होते हैं? H प्लस और OH माइनस। तो उसके नाम में ही उसका सोल्यूशन छिपा हुआ है। वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब वाटर के आयन का प्रोडक्ट। और एक और बात समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो H प्लस है, ठीक है, वाटर के अंदर H प्लस होगा, तो H प्लस फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। H प्लस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो आपके लिए कई जगह पर ये लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। H प्लस आप लिख सकते हैं एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, अभी आगे आएगा तो मैं इसको डिस्कस करता हूं। वाटर H प्लस OH माइनस वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक के लिए रिवर्सिबल साइन का यूज होता है। ये जो रिवर्सिबल साइन आपको दिख रहा है, ये हमेशा वीक के लिए होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइजेबल होता है, तो इधर कुछ बचेगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम हमेशा वीक में स्टेब्लिश होता है, स्ट्रॉन्ग में कभी भी स्टेब्लिश नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी थ्योरी है आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन है, स्ट्रॉन्ग के लिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसको डिफाइन नहीं किया जाता। बेसिक कॉज क्या है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, तो भी हमारा ये खत्म हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों रह गए। अनआयनाइज फॉर्म और आयनाइज फॉर्म बोथ मस्ट बी प्रेजेंट, तभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आयनाइज नहीं होगा, तब भी नहीं हो पाएगा। तो वीक होगा तभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये डिफाइन किया के आई, आप ये देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस ये आई का मतलब हो गया, ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो गया। अब देखो आई लिखा हुआ आपको यूजुअली मिलता नहीं है, आई यूजुअली लिखा हुआ मिलता नहीं है, तो खाली के लिखना है, उसमें कोई बहुत विशेष इश्यू नहीं है। आई मैंने रिप्रेजेंटेशन लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये आपने
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 55.5 m होता है। ये जरूर पता होना चाहिए, हर जगह निकाला नहीं जाता, बहुत से टर्म है जो आपको बेसिक नॉलेज में होने चाहिए। चलिए अब हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं वो हम लोग मेंशन करने जा रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट। अब मेरा पॉइंट यहां पर क्या है जरा देख लें। हमने किया क्या, इस पूरी कैलकुलेशन को जरा देखिएगा, इसमें से वाटर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान समझिएगा, वाटर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम आएंगे तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, नाउ दिस इज KI, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, आपने ये डिफाइन किया, इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस, ये आप लिखते हो। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, जब आपने इतना लिख लिया, तो ये इधर हो गया, ये सेगमेंट ये हो गया। अब ये जो है दिस प्रोडक्ट, तो ये तो कांस्टेंट था पहले से, ठीक है, दिस वन इज ऑलरेडी कांस्टेंट, क्योंकि इसको आपने क्या कहा था, आयनाइजेशन कांस्टेंट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, जिसकी वैल्यू आपको ये दी गई है, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो कांस्टेंट, 55 पॉइंट आपने डिफाइन किया, 5 ये आ गया, तो ये भी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाता है, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड, आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो, और उसे बोला गया KW, इसे कहते हैं ये आयनिक प्रोडक्ट। ये W का मतलब वाटर से है, W का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर से, तो देखिए वही लिखा हुआ है KW, इतना देखिए सबसे पहले, KW इज इक्वल टू KI इंटू 55.5, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है क्या, आयनाइजेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये आप डिफाइन करते हो। दूसरा आपने ये डिफाइन किया, इसको आपने इस तरीके से लिख दिया, और आपने इन सबको इक्वेट किया है किसके बराबर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के, तो आप ये डिफाइन करते हो। देखिए वही लिखा गया है यहाँ पर, KW इज इक्वल टू दिस, या और KW इज ऑलवेज ग्रेटर देन K। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं, जरा ये भी समझ लो, ये कैसे हो सकता है, आप ये किस बेसिस, वो पूछ सकते हैं एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वो आपसे ये कह सकते हैं KW इज ग्रेटर देन K, B आपको दे सकते हैं KW इज स्मॉलर देन K, C आपको दे सकते हैं KW इज इक्वल टू K, ठीक है, और D आपको दे सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल लिखा जा सकता है, या कोई और लैंग्वेज लिखी जा सकती है। हमारा मैटर यहाँ पर ये नहीं है कि हम कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पर हम फ्रेमिंग देख रहे हैं क्या हो सकता है। अच्छा, बात ये आती है कि ऐसा आप कह क्यों सकते हैं, ये आपने KW ग्रेटर देन क्यों कैसे लिख दिया। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट है आपका वेरियस फॉर्म ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ KW जो आपको दिया गया, उससे पहले यही बात मैं आपको जो डिफाइन कर रहा था कि ये जो आपने KW इज ग्रेटर देन जो ये आपने मेंशन किया है, तो इसमें पॉइंट बेसिकली किस आधार पे आप कह रहे हैं, तो ये इस बेसिस पे है कि जो आपने देखना है यहाँ पर जो पॉइंट आपने लिखा उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इजीली आप समझ सकते हो। KW आपने लिखा, KW इज इक्वल टू KI या K लिख सकते हैं इंटू 55.5 आपने लिखा। अब मेरी बात समझना है यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जब K में आयनाइजेशन कांस्टेंट में KI में जब आप ये मल्टीप्लाई करते हो तब वो KW के बराबर होता है, और जब हम ये 55.5 हटा देंगे, अगर हमने ये 55 पॉइंट हटा दिया तो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो KW इज ग्रेटर देन K निकल के आएगा, और यही यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर KW, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन आपका 1 थोड़ी हो सकता या 1 से लेस नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये टर्म मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था और फिर ये मल्टीप्लीकेशन जो था वो KW में कन्वर्ट हो गया, आगे की जानकारी में आपको काम आएगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है हमारा वेरियस फॉर्म ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट के वेरियस फॉर्म, सबसे पहला सिंपल फॉर्म, सारे फॉर्म सिंपल ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट है, बस ये है कि थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलते हैं, तो मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपने लिखा H प्लस OH माइनस, अब होता क्या है, वाटर अगर प्योर है, देखिए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर H प्लस OH माइनस के बराबर हो जाएगा, और H प्लस OH माइनस के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर OH माइनस की जगह पर H प्लस रख दीजिए,
उसका स्क्वायर हो गया। KW में फिर वैसे ही आपने किया तो वैसे ही ये हो गया, वैसे ही ये हो गया, तो ये हमने इनसे डिफाइन किया। एक और बात, वाटर के अंदर, ठीक है, H प्लस जो है, H प्लस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो आप ये लिख सकते हो, कई जगह पर ये ना लिखकर ये लिखा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप ये लिखते हैं। देखो ये तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है कि उन्होंने हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन दिया है या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है। रिलेशन एक ही तरीके से वर्क करेगा, बिकॉज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू सेम डिफाइन की जाती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आपको जो बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप समझ गए होंगे कि कैसे KW आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, बहुत इजीली आप कर सकते हो, क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस पे कह रहे हैं। ध्यान रखना हमारा एनालिसिस 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। अब बाद में देखते हैं टेम्परेचर की बात। आपने डिफाइन किया नाउ KW इज इक्वल टू नाउ K, ठीक है, इनटू आपने ये डिफाइन किया वाटर का कंसंट्रेशन ऑफ H2। बेसिकली तो हमने यही लिखा था, ठीक है, और शॉर्ट में हम करते हैं तो वाटर का कंसंट्रेशन हम रख देंगे। यहाँ पे हमको पता है कितना होता है 55.5, आपको जानकारी में है वो आपने लिख दिया। नाउ KW, अब आप देखते चलिएगा, हर पॉइंट यहाँ पर बड़ा बेसिक होता है। थ्योरी अच्छी है तो न्यूमेरिकल अपने आप अच्छे सॉल्व होंगे। नाउ K इज इक्वल टू 55.5 ये निकल के आता है। पूछ क्या रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो K इज इक्वल टू आप डिफाइन करोगे नो KW अपॉन 55.5 ये होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा जो हमारा कैलकुलेशन है। KW का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 इंटू 10 टू पावर -14 होता है। तो जो हमारा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अगर आप बात करोगे तो आप ये चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 टू पावर -14, ठीक है, ये आपको दिया गया है। इनको डिवाइडेड बाई 55.5 आपको दे दिया गया, तो आप जब चेक कर सकते हैं तो ये दिस इज द आंसर। ऐसे किया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? तो सिंपली आप हैंडल कर सकते हो। थोड़ा सा रिलेशन पे जानकारी हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन करने का आपका जो बेसिक टर्म है इनमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आप इनको प्रॉपर वे में समझ जाते हैं कि रिलेशन कैसे डेराइव किया गया था, उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक फंडामेंटल क्या था, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। आगे आते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW है क्या भैया? KW तो यही है जो आपके सामने लिखा है, ठीक है। KW वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है। कभी कभी थ्योरेटिकली पूछ देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू H2O। दैट मीन्स ये आ गया, जिसे आप ऐसे लिख सकते थे KW इज इक्वल टू, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आपने ये डिफाइन किया और H2O का कंसंट्रेशन, दिस इज द रिलेशन। तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया जाता है। तो ये बेसिक टर्म पर इन्वॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट डिफाइन करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो एक बात समझिएगा, KW जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसे चेक करिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये तो रिलेशन रहा, ये अब बताने की जरूरत नहीं कि ये लिखें या फिर ये लिखा जाए, ये यहाँ पर अब हमारा इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि वैल्यू क्या आ रही है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू जो होती है वो 10 टू पावर -14 होती है। ये याद रखिएगा, ये आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, तो आप याद रखो, सबसे अच्छा है, ठीक है। वैसे भी आपकी पीएच स्केल जो डिफाइन होती है वो 25 पे डिफाइन होती है, और इसी पावर के चलते हमारी स्केल 14 तक होती है। जो हमारी स्केल 14 तक होती है वो इसी पावर के चलते होती है। -14 मतलब 14 पावर की वजह से हमारी स्केल 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 तक डिफाइन की जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस ले लोगे तो ये स्केल हमारी पहले से स्मॉलर हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी, और वो 12 तक चली जाएगी। और जब हम 14 का न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं तो 7 होता है।
और 6 अगर 12 का पीएच, अगर 12 पीएच स्केल होगी तो उसका न्यूट्रल पॉइंट 6 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक टेम्परेचर पे हमें पता है कि पीएच जो होता है न्यूट्रल वाटर का वो 7 होता है, लेकिन अगर आप 90 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी। हमारा वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर जो न्यूट्रल होता है वो पीएच उसका 7 होता है। तो अब पॉइंट यहां पर ये आता है। अब यहां पर समझिएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाया KW बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे KW बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा पीएच स्केल जो है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा पीएच स्केल जो है वो छोटा हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पीएच स्केल बिकम शॉर्टर। तो ये आपको अभी नीचे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैंने पहले से बता दिया कि जो KW है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आप ये ऐसे नहीं चेंज कर सकते कि आपने कहा कि हम वाटर में एसिड मिला दें, वाटर में बेस मिला दें, तो एसिड का एडिशन, बेस का एडिशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू को इफेक्ट करने के लिए टेम्परेचर ही हमारा एकमात्र यहाँ पर फैक्टर है जो हमारी मदद करेगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बोथ H प्लस एंड OH माइनस जो कंसंट्रेशन है जिनके आयंस का वो इंक्रीज करेगा इक्वली। सो वाटर रिमेन न्यूट्रल, बट न्यूट्रल पीएच चेंज फ्रॉम 7 to 6 फ्रॉम 90 डिग्री। देखो पीएच वाटर का आप डिफाइन कर रहे हो किस पर? एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस 7 है, ठीक है, छोटी सी बात है। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पर इसीलिए कि आपको वो डिफरेंस समझ में आ जाए ये। लेकिन अगर यही पीएच ऑफ वाटर का डिफाइन करोगे, पीएच ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस, एट 90 डिग्री सेल्सियस तो 6 निकल के आएगा। तो वैसे तो आप जानते हैं कि अगर 7 से बिलो होता है तो एसिडिक होता है, लेकिन ये कब? जब 25 डिग्री सेल्सियस पे होंगे। अभी क्या है, टेम्परेचर वेरी कर देंगे तो स्केल की एनालिसिस बदल जाती है। यही चीज आपको पीएच स्केल में समझनी है, क्योंकि अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझ में नहीं आता है तो पीएच स्केल और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। ये बात आप जरूर जान लीजिए। बात समझ में आ गया? तो आपके सामने ये कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, इक्वली इंक्रीज करता है, जिसके चलते जो वाटर है वो न्यूट्रल बना रहता है, लेकिन उसका पीएच स्केल जो है, पीएच वैल्यू जो है वो 7 to 6 हो जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल वाटर का पीएच 7 होता है, 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल वाटर का पीएच 6 होता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ KW, जो KW है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अपने आप में ये एक ऑब्जेक्टिव है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी मतलब कुछ भी करके वो दे सकते हैं ऐसे। तो किस पर डिपेंड करेगा भाई? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्लियर है? ठीक है। और क्या होता है जब टेम्परेचर चेंज करते हैं? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ KW इंक्रीज। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे KW बढ़ता है, PKW कम होता है, पीएच यहाँ पर, पीएच स्केल जो है वो हमारा यहाँ पर शॉर्टर हो जाता है। तो कहने का अच्छा PKW क्या होता है? देखिए PKW जो होता है वो कुछ और नहीं है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW, नेगेटिव लॉग ऑफ KW, इसे आप PKW कहते हैं और कुछ नहीं चीज नहीं। अब जब KW बढ़ेगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में है तो ये PKW का कम हो जाएगा। PKW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KW। तो KW ज्यादा तो माइनस होने की वजह से PKW कम हो जाएगा। तो आपके सामने ये आता है। तो ये दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव बना है इस पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे, अल्फा बढ़ेगा, KW बढ़ेगा, PKW कम होगा, पीएच कम हो जाएगा। आपने खुद देखा कि जब हम 90 डिग्री सेल्सियस पे आए तो हमारी स्केल 12 हो गई। जब हम 25 डिग्री सेल्सियस पे थे तो हमारी स्केल अप टू 14 तक थी। तो ये यहाँ पर लॉजिक है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा प्योर वाटर, वही लिखा हुआ है, प्योर वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर रहता है।
इसीलिए वाटर बॉईल करने में एसिडिक या बेसिक नहीं हो जाता। आप भी जानते हो कि जब हम वाटर बॉईल करते हैं तो वाटर रिमेन न्यूट्रल। बात समझ में आ गया? सिर्फ बदल क्या रहा है, उसका नेचर नहीं बदल रहा, उसका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बदलता है, ठीक है, जो कि आपके लिए ये कंसंट्रेशन इतना रहता है। और प्योर वाटर 90 डिग्री सेल्सियस पे रहता बराबर, यहाँ पर भी ये इक्वल, लेकिन वो वैल्यू इतनी होती है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ एसिड और बेस एडिशन। अब अगर हम बात करें एसिड और बेस एडिशन की तो होता क्या है, अब जरा पॉइंट समझना। न्यूट्रल कब होगा भाई? H प्लस का मतलब क्या हो गया? एसिड की बात कर रहे हैं। H प्लस का मतलब हम एसिड की बात कर रहे हैं, ये एसिड का पार्ट होता है। ये क्या होता है? बेस का पार्ट होता है। मतलब ये एक सिंपल सी बात है, अगर H प्लस आयन एसिड के H प्लस बेस के OH माइनस के बराबर है तो न्यूट्रल रहेगा। वाटर में सेम सिचुएशन रहती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन रिमेन सेम, रिमेन इक्वल, दैट मींस न्यूट्रल इन नेचर। अगर ये ज्यादा हुआ, अगर देखो नेचर कौन डिसाइड करेगा? जो जीतेगा। अभी दोनों बराबर हैं तो रिजल्ट न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अभी ज्यादा कौन? हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन मतलब एसिडिक पार्ट ज्यादा हो गया, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। अभी कौन ज्यादा? ये। तो जो ज्यादा होगा कंसंट्रेशन में वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, इसलिए ये एसिडिक और ये बेसिक हो गया। एसिड और बेस के एडिशन से, ये ध्यान रखिएगा, एसिड और बेस के एडिशन से Kw की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। Kw की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, केवल मीडियम चेंज होता है। ध्यान रखिएगा, आप एसिड बेस ऐड करोगे Kw रिमेन सेम। ध्यान रखिएगा, रिमेन सेम, वो बदलता नहीं है। क्या बदलता है? ध्यान रखिएगा, उसका नेचर। अगर एसिडिक मीडिया ज्यादा हो गया तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर बेसिक मीडिया ज्यादा हो गया तो बेसिक हो जाएगा। दोनों बराबर हैं तो रिमेन न्यूट्रल इन नेचर। आपने डिफाइन किया। सिर्फ Kw जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर T बढ़ेगा तो ये ध्यान रखिएगा, Kw बढ़ता है, Kw बढ़ता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा pKw कम होता है, यहाँ पे Kw इंक्रीज हो रहा है और आपका pH जो है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने बार बार आपको इसीलिए बताया कि ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब चलिए, अब आपको जो बात बताई जा रही, होता क्यों नहीं है ऐसा एसिड और बेस के एडिशन पे? देखिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया एडिशन ऑफ एसिड। अगर हम एसिड का एडिशन कर रहे हैं तो एसिड का एडिशन का मतलब क्या है? हम H प्लस मिला रहे हैं। हमारी थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर है। तो आपने ये डिफाइन किया, अगर पहले से यहाँ पर वाटर था, ठीक है, पहले से यहाँ पर वाटर था, टेम्परेचर कुछ भी रहा हो, ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर कुछ भी रहा हो, हमने ये डिफाइन किया एट 25 डिग्री सेल्सियस, हमने ये डिफाइन किया। तो जब ये आपने लिया तो वाटर, आपका जो प्योर वाटर है उस समय H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर होता है। लेकिन अगर बाहर से आपने एसिड मिला दिया, अगर बाहर से आप एसिड यहाँ पर ऐड कर देते हो, ठीक है, एसिड आप मिलाओगे तो एसिड का मतलब आपने H प्लस मिला दिया, तो जब H प्लस मिलाओगे तो ज्यादा कौन हो जाएगा? H प्लस। तो रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में ये आ जाएगा कि H प्लस का कंसंट्रेशन ग्रेटर हो गया OH माइनस कंसंट्रेशन से। तो ये सिचुएशन का मतलब ये है कि सोल्यूशन बिकम एसिडिक, एसिडिक हो जाएगा, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आइडिया मत लगाने लगिएगा कि अच्छा ऐसा है, Kw इज इक्वल टू, हमको बताया गया था H प्लस OH माइनस, तो जब ये मिलाया तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये मल्टीप्लाई होगा तो Kw। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये एक अच्छा टर्म है, इस पे जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने यहाँ पर एडिशन ऑफ बेस किया, एडिशन ऑफ आपने यहाँ पर बेस डिफाइन किया, तो बेस का मतलब आप OH माइनस इन्वॉल्व करा रहे हो, ठीक है, OH माइनस आप इन्वॉल्व करा रहे हो। फिर से सिंपल सी बात है आपके सामने, आपने वाटर लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, वाटर में H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जब आप बेस का एडिशन कराओगे, ठीक है, बेस का एडिशन आप कराते हो, ठीक है, तो बेस का मतलब है आपने OH माइनस इन्वॉल्व करा दिया, और जब आप OH माइनस इन्वॉल्व कराओगे तो ये इसको जाके इंक्रीज कर देगा, तो नेट में क्या आ जाएगा? H प्लस
से ज्यादा हो जाएगा OH माइनस कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक डिफाइन हो जाएगा। तो लेकिन Kw इन सिचुएशन पे एक बात कॉमन रहेगी, Kw वैल्यू ऑफ Kw रिमेन अनचेंज्ड, Kw के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? तो ये खास बात ध्यान रखिएगा कि आप Kw का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है सीधा सीधा, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज इफ प्रेशर, ना कतई नहीं। H प्लस ऐड करने से मतलब एडिशन ऑफ एसिड, नहीं। आयनिक प्रोडक्ट मतलब Kw की बात कर रहे हैं, और Kw प्रेशर बढ़ाने से इफेक्टेड नहीं होता, एसिड ऐड करने से इफेक्टेड नहीं होता, बेस ऐड करने से इफेक्टेड नहीं होता। वो किससे इफेक्टेड होता है? टेम्परेचर से। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाओगे Kw बढ़ेगा, Kw बढ़ेगा तो pKw कम होगा और pH स्केल हमारा सॉर्टर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग रहिएगा, क्वेश्चन करने में बड़ा आपको इसमें आसानी रहेगी, आप इजीली हैंडल कर पाएंगे न्यूमेरिकल को। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल आते तभी हैं जब हमारी थ्योरी स्ट्रांग होती है। थ्योरी सेगमेंट पे आप काम नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल आप भले जितने ज्यादा लगा लो कि ये बुक लगा ली, अब हम अगली बुक लगा लेंगे और एक नई लगा लेंगे, उसका फायदा आपको मिलता नहीं है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो आपके लिए जो सफिशिएंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आपने उनकी प्रैक्टिस की तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इन टर्म्स की प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन IIT और मेडिकल दोनों में आ चुका है। IIT के शॉर्ट पेपर में देखेंगे वहां भी मिलेगा, मेडिकल में भी देखेंगे वहां भी मिलेगा। एट 90 डिग्री सेल्सियस, देखो आप टेम्परेचर का तो खेल आपको पता ही है, ठीक है। प्योर वाटर, तो ये H प्लस का कंसंट्रेशन इतना है, मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kw? तो भैया Kw लिखना है, Kw लिखना है तो क्या लिखोगे? H3O प्लस, आपने ये डिफाइन किया, और OH माइनस। अब आपको ये तो पता ही है, मैंने आपको क्या बताया था कि वाटर के केस में चूंकि वाटर आपको प्योर दिया जा रहा है, प्योर वाटर है, तो वो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट दिस, ठीक है। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आपने लिखा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, आपने ये रखा, वैल्यू रखोगे 10⁻⁻⁶, स्क्वायर कर दीजिए 10⁻⁻12। नाउ दिस इज द आंसर। करना कुछ नहीं था, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दे रहे थे, प्योर वाटर है, ठीक है, आपने मिलाया कुछ है नहीं, तो वही आपका, उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो भी वैल्यू दें जिस भी टेम्परेचर पे उसका स्क्वायर कर दीजिए, Kw का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ये थोड़ा सा अच्छा केस है, इसको थोड़ा सा इत्मीनान से समझिएगा, जल्दबाजी मत करना वरना क्वेश्चन निकाल नहीं पाओगे। वाटर का केस है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, टेम्परेचर देखिए 25। अब एक बात जान लो, एक डाउट हो सकता है कि हमें कैसे ये पता चलेगा कि आप 25 में कर रहे हैं या 90 में कर रहे हैं या 70 में कर रहे हैं या बिलो 25 कर रहे हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो हमारी सारी एनालिसिस 25 डिग्री सेल्सियस पे चलेंगी, और अगर जो दे रहे हैं फिर प्रॉब्लम ही नहीं है कि इस टेम्परेचर पे आप काम करने जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना है, जिस टेम्परेचर पे बोला जा रहा है आप उस पर करिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो ऑल एनालिसिस कंसीडर कर लीजिए किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला क्या है, अब देखिए एट इक्विलिब्रियम मैंने आपको लिखना सिखाया है, ये मैंने आपको लिखना सिखाया था। डायरेक्टली अगर आप लिखते हैं तो आपने जैसे यहाँ लिखा C, जैसे आप स्टार्टिंग में लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं H2O, आपने डिफाइन किया, मैं एक बार लिख के दिखाता हूं आपको। आपने डिफाइन किया OH माइनस, आपने लिखा C0 0, C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है, ये एट इक्विलिब्रियम। टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब जब आयन बने ही नहीं थे, जब आयन फॉर्म हुए ही नहीं थे तब की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा, ये आपने लिख दिया एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम जो भी रिजल्ट निकालेंगे वो निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम में ही ना। टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे किसी काम का है ही नहीं, तो हम उसकी बात ही क्यों करें।
अब देखिएगा हमको यहाँ पर H प्लस के कंसंट्रेशन के बारे में आइडेंटिफाई करना, हमको निकालना तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा है, तो हम इतना दिमाग लगाएंगे भी क्यों, हमारे लिए सीधा सा कैलकुलेशन है, हम अल्फा फाइंड आउट करना चाहते हैं। H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा। अब देखिएगा H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा हो गया, सो अल्फा इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय C। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है वैसे 1 इंटू 10 टू पावर -7। कैसे पता, क्योंकि Kw का वैल्यू क्या होता है 10 टू पावर -14, तो H प्लस का कितना होगा उसका ठीक आप पावर जो है उसकी हाफ कर दीजिए तो वो आपका ये निकल के आएगा। आप निकाल सकते हो, मतलब आपको कोई डाउट हो तो आप कहोगे कैसे आया, तो हम ये कहेंगे H प्लस और OH माइनस आपने डिफाइन किया 10 टू पावर -14 बराबर है तो आपने लिखा H प्लस का स्क्वायर 10 टू पावर -14, स्क्वायर रूट ले लीजिए 10 टू पावर -7 आ जाएगा। तो ऐसे निकाल लेते। C का वैल्यू आप जानते हैं वाटर का कितना होता है, मैंने कहा था याद रखना, ठीक है 55.5, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया, आपने ये लिखा, नाउ दिस इज द अल्फा का वैल्यू हो गया। अब एक बात और समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं इस पूरे कैलकुलेशन में, जरा देखिएगा, ये तो आपने निकाला डिवाइड करके और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.8 इंटू 10 टू पावर -7% आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का भी आंसर बन जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ये आया। ध्यान रखना कि वो परसेंटेज पूछ रहे हैं या सिर्फ आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं। अगर परसेंटेज पूछे तो आप पावर -7 लेके चलेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई यहां से यहां आने पर आपने किया क्या है 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि वाटर का डिसोसिएशन पुअर कैसे होता है, आप ये कैसे कह सकते हैं, तो जरा देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, आप देखना यहाँ पर ये जो आया है रिजल्ट, इसको देखना, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, पावर वाला टर्म नीचे ले आइए, ठीक है, यहां लिखिए ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 555 कर दीजिए, इसको आपने डिफाइन किया 55.5, अब ये लिख दिया 555। अब 10 टू पावर -7 नीचे आएगा, प्लस में आ जाएगा, हमने एक डेसिमल हटा दिया है तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 6, ये आ गया। मैंने आपको एक बात बताई थी, अल्फा होता क्या था, अल्फा क्या होता था, कितना डिसोसिएट हुआ और कितने में। अब जरा चेक करिएगा, 555 मिलियंस मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है। मैंने यही बात बताई कि वाटर का जो आयनाइजेशन है वो बहुत पुअर होता है, मतलब इसको अगर आप लैंग्वेज से समझें तो इतने मॉलिक्यूल में इतना, ये डिसोसिएटेड आपका पार्ट है और ये अनडिसोसिएटेड पार्ट है, मतलब ये आप यहां पर अगर डिफाइन करेंगे तो ये डिसोसिएटेड सेगमेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि 555 मिलियंस मॉलिक्यूल में वाटर का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है, जो ये कैलकुलेशन मैथमेटिकली प्रूव होता है। ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये सब प्रैक्टिस में होने चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये आपकी बड़ी मदद करते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा, प्रॉपरली इनको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको अगले लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।